हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन आगे से स्टार्ट करते हैं जहाँ से अपन ने परसों छोड़ा था। अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इस फॉर्मूले पे अपन बात कर रहे थे वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर ऑफ बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कोस थीटा। इस वेक्टर पे अपनी बात चल रही थी ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस थीटा। इसके अंदर अपन ने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के बारे में अपन ने बात कर ली थी कि कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। अब जब अपन इन वेक्टर्स पे आते हैं, जैसे आपको बोल दे कि कोई भी आपको दो वेक्टर गिवन हो और आपको बोले कि आप उनका स्केलर प्रोडक्ट करिए, ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है। पहला वेक्टर ए इक्वल्स टू a1 i केप b1 j केप और c1 k केप। और इसी टाइप से हमारे पास एक वेक्टर है b a2 i केप b2 j केप और c2 k केप। जब भी कोई भी क्वेश्चन आपको देगा वो आपको दो वेक्टर देता है, जितने भी इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है, जितने भी क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं, अपन उन सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे कि आपको डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हुए या स्केलर प्रोडक्ट का यूज करते हुए या अदिश गुणनफल का यूज करते हुए आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अपन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला केस जो आपसे पूछा जाएगा पेपर में, ठीक है, अगर अपन केस फर्स्ट की बात करें तो आपसे केस फर्स्ट में क्या पूछा जा सकता है। आपको ऐसे बोलेगा कि इफ टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के ये दोनों क्या हो जाए, लंबवत हो जाए, ऑर्थोगोनल हो जाए, ठीक है, तो या इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए। तो हमारे पास है ए डॉट बी वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑफ बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कोस थीटा। आपको दे रखा है कि जब आपका वेक्टर ए किसके परपेंडिकुलर हो जाए, वेक्टर बी के, इट मीन्स थीटा आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, यू नो वेरी वेल कोस 90 इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर ऑफ बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास ये बहुत ही प्यारी सी कंडीशन आती है कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, क्या डॉट प्रोडक्ट, वो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। कितना डिग्री, कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब बात आती है कि सर अपन डॉट प्रोडक्ट करेंगे कैसे। ठीक है, तो ये हमारे को पता चल गया कि डॉट प्रोडक्ट क्या कर देंगे, 0। अब अपन फाइंड आउट करना सीखते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, कि अपन अदिश गुणनफल करेंगे कैसे। तो आपको कोई भी दो वेक्टर गिवन होंगे ए डॉट बी, तो ए की जगह अपन इसकी वैल्यू पुट करेंगे a1 i केप a2 j केप a3 k केप डॉट b1 i केप b2 j केप और b3 k केप। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, अब इसके अंदर अपन पहला केस क्या ले लेंगे, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं अपन इसको a2, इसको a3, इसको b1 और इसको b3। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। जैसे ही अपन इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये जो आई केप वाली जो टर्म्स है वो इन तीनों के साथ आएगी, जे केप वाली जो टर्म्स है वो भी इन तीनों के साथ आएगी और के केप की जो टर्म्स है वो भी इन तीनों के साथ आएगी। तो अगर अपन पहली बात करें a1 a2 a1 b1 i डॉट i, फिर अपन क्या लिखेंगे, a1 b2
आई डॉट जे, और अपन फिर क्या लिखेंगे A1 B3 आई डॉट के। ओके बेटा, नेक्स्ट बात इसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर A2 की टर्म्स आएगी इनके साथ A2 B1 J डॉट आई, फिर क्या आएगा A2 B2 J डॉट J, और फिर आएगा A2 B3 J डॉट के। और अपनी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी A3 B1 K डॉट आई, A3 B2 K डॉट J, और फिर A3 B3 क्या लिख देंगे K डॉट के। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब अपन ने बात कर रखी है कि जो आपका I डॉट आई होता है, जो हमारा I डॉट आई होता है वो कितना होता है 1 होता है। I डॉट जे कितना होता है 0 होता है। I डॉट के भी आपका कितना होता है 0 होता है। ठीक है, इसी टाइप से आपने बात कर रखी है J डॉट आई भी कितना होगा 0 होगा। ठीक है, फिर आपका J डॉट J कितना हो जाएगा 1, और फिर आपका J डॉट K वो भी कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल K डॉट आई की बात करें तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 0। फिर K डॉट J की बात करें तो यहाँ से अपने पास कितना आएगा 0, और फिर अपन K डॉट K की बात करें तो वो कितना आ जाएगा 1। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, तो सीधा सा एंड सिंपल सा फॉर्मूला अपन क्या मान के चलते हैं, ये तो आपको पूरा डेरिवेशन है कि कैसे ये आता है। ठीक है, अब हमारे पास फाइनल क्या बचा, जब अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 ये किसके इक्वल आया है आपका A डॉट B के। तो यहाँ से अपन एक ये आपका फाइनल 2 वेक्टर का जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो हमारे पास A डॉट B का फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ से अपन ने क्या सीखा कि जब भी हमें अगला डॉट प्रोडक्ट करने के लिए बोलेगा या जब भी हमें अदिश गुणनफल करने के लिए बोलेगा तो हम पूरा उसको सोल्व करने के लिए नहीं जाएंगे, हम आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और के कैप के कोफिशिएंट को के कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अदरवाइज अगर आप पूरा करना चाहते हो तो पूरा कर सकते हो, पर अपन जिन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं वहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर एक क्वेश्चन को ऐसे पूरा करने के लिए जाएं। तो आई कैप को आई कैप से, जे कैप को जे कैप से, और के कैप को के कैप से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट के लिए बोला जाए तो आप आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, और के कैप के कोफिशिएंट को के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जो यहाँ से आपका जो रिलेशन आया है, अगर इस रिलेशन का यूज अपन परपेंडिकुलर के केस में करते हैं तो यहाँ से आपका क्या फॉर्मूला बन जाएगा कि जब भी दो वेक्टर आपको ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर गिवन हो तो A1 अपॉन A1 A2 B1 B2 A1 B1 A2 B2 और A3 B3 इक्वल्स टू आपका किसके आ जाएगा 0 के। तो जब भी आपको दो वेक्टर परपेंडिकुलर गिवन हो तो आप
A1 B1 A2 B2 और A3 B3 इक्वल टू 0 वाली कंडीशन अप्लाई करके यहाँ से आप जो भी आपको अननोन रहेगा उस अननोन की वैल्यू आप फाइंड आउट कर पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, समझ पा रहे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? जैसे आपको दो वेक्टर दे के रखता है वो आपसे ये बोलेगा, ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ साथ में, जैसे अगर इस केस का वो कैसे यूज करता है वो अगर अपन बात करें तो ध्यान से देखेंगे जैसे कि आपको इस केस के ऊपर वो कैसे क्वेश्चन बना के पूछता है, ठीक है। और इस केस के ऊपर हर बार क्वेश्चन आते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा बेसिक चीज़ें भी पूछी जाती है बहुत बार, ठीक है। वेक्टर आपका एक ऐसा चैप्टर है जो आपको कभी भी पीछा नहीं छोड़ता, हर एक चैप्टर के अंदर ये इंक्लूड होता है। जैसे आपको बोल दे कि 3i केप 5j केप माइनस 6k केप, यह आपका वेक्टर आपको A गिवन है और जो आपका सेकंड वेक्टर है आपका B वो है 4i केप माइनस 6j केप प्लस अल्फा k केप, देन वेक्टर A एंड वेक्टर B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड आउट द वैल्यू अल्फा, ठीक है। अगर वेक्टर A और वेक्टर B एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बहुत ही आसान बात है, हमें पता है कि जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, और जब भी एंगल 90 डिग्री होता है तो आपका डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल क्या होगा? 0 होगा। तो अपन उसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो A डॉट B इक्वल्स टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट करना है तो आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप से, जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप से, और के कैप के कोफिशिएंट को के कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके उसको किसके इक्वल कर देंगे? 0 के। तो 12 माइनस 30 माइनस 6 अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो यहाँ से कितना आ गया? 12 माइनस 30 इक्वल टू 6 अल्फा, तो माइनस 18 इक्वल्स टू 6 अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स टू -3। यहाँ से ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोफिशिएंट ऑफ आई कैप मल्टीप्लाई टू कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप मल्टीप्लाई टू कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, एंड देन कोफिशिएंट ऑफ के कैप मल्टीप्लाई टू कोफिशिएंट ऑफ के कैप। पूरी कैलकुलेशन जब आप परफॉर्म करोगे तो परफॉर्म करने के बाद में जो आपके अननोन वेरिएबल रहेगा वो आपके पास, उसकी वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी। बहुत ही केयरफुली आपको कैलकुलेशन करनी है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कोई आपकी यूएसएस या जो भी बुक आप प्रेफर करते हो उसमें आप जब देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये आपका केस पहला था, जब आपको अगर ऐसा कोई भी कंडीशन दे देता है तो आप इसका यूज कर सकते हो। सेकंड केस की अगर अपन बात करेंगे कि सेकंड में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर सेकंड की अपन बात करें तो अगर आपको एक वेक्टर A एंड वेक्टर B आपको क्या हो जाए? गिवन, ठीक है। और आपको इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पूछ ले। क्या पूछ ले? एंगल। हमें दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर A और वेक्टर B, और उन दोनों वेक्टर के बीच का अगर आपसे एंगल पूछ लेता है तो आप कौन सा गुणनफल का यूज करोगे? क्योंकि हमारे पास दो गुणनफल है, एक अदिश है एक सदिश है। तो अपन सबसे, जब भी आपको परपेंडिकुलर की कंडीशन आए तो आप किसके पास चल के जाओगे? अदिश गुणनफल के पास। जब भी हमारे पास एंगल फाइंड आउट करने की कंडीशन आए तो हम तब भी किसके पास चल के जाएंगे? अदिश गुणनफल के पास, क्योंकि हमें यहाँ से पता है कि दो वेक्टर के बीच का जब भी आपको एंगल निकालना हो तो आप अदिश गुणनफल का यूज करिएगा। यह आपका केस सेकंड। इसके अंदर अपन क्या करेंगे? जैसे आपको पहला वेक्टर गिवन है A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, तो अपन फॉर्मूले का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ऑफ A डॉट वेक्टर ऑफ B इक्वल्स टू
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस थीटा, तो यहाँ से जो हमारी कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर ऑफ बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आई। तो ये आपका सबसे कीमती फॉर्मूला है। अगर किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच का अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना रहता है तो आप इन फॉर्मूलों का यूज कर सकते हो। आपको ये चैप्टर हल्का लगता होगा, ठीक है, पर फिजिक्स में तो इसका यूज है ही है। ऐसा कोई चैप्टर है नहीं जिसमें अपन वेक्टर का इस्तेमाल करते नहीं है। जब आप 12th के अंदर जाओगे और आप 3D ज्योमेट्री पढ़ोगे, वहाँ पे देखना आप कितना ज़्यादा यूजफुल है इन फॉर्मूलों का। हर जगह आपको ये काम आने वाले हैं। अब इसके अंदर अगर हम वैल्यू रख दें तो कोस थीटा के यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी अगर इसका करेंगे तो a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3, और कल ही अपन ने इनका मैग्नीट्यूड निकालना सीखा है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर प्लस a3 स्क्वेयर, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी b1 स्क्वेयर प्लस b2 स्क्वेयर प्लस b3 स्क्वेयर। तो ये यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा कि दो आपके पास कोई भी वेक्टर गिवन हो तो उन वेक्टर का आप यहाँ से एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से आप उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी दूसरी केस, जब हमारे पास इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे एंगल के बारे में जब भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको कुछ भी अदरवाइज नहीं सोचना। आपको एक ही चीज़ सोचनी है कि हमें जो एंगल अगर दो वेक्टर के बीच में कोई सा भी प्रोडक्ट देता है तो वो केवल और केवल स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो हम किसके पास चल के जाएंगे, स्केलर के पास, ठीक है। और अगर अपन थर्ड केस की बात करें, ठीक है, कभी भी अगर आपको दो वेक्टर पैरेलल दे दिए जाए, कभी कभी आपको ऐसा भी कह सकता है कि दो वेक्टर आपके पास पैरेलल है। अगर दो वेक्टर आपके पास पैरेलल है, दो लाइन एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे, ठीक है। और तीसरा केस, जब वेक्टर आपका ए, केस थर्ड, वेक्टर ए पैरेलल हो जाए वेक्टर बी के, तो यहाँ से अपने पास एक कंडीशन आएगी a1 अपॉन b1 इक्वल्स टू a2 अपॉन b2 इक्वल्स टू a3 अपॉन b3। तो ये किसकी कंडीशन लेके चलेंगे अपन, पैरेलल की कंडीशन। जब भी दो वेक्टर में पैरेलल गिवन हो, ठीक है, तो अपन इस कंडीशन का यूज करके उनके बीच में जो भी अननोन क्वांटिटी आपके पास रहेगी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वेक्टर का या इस प्रोडक्ट का अपन इतने तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट था, स्केलर प्रोडक्ट जो खत्म होता है। अगर अपन इसके आगे बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की, तो वो देखते हैं ध्यान से। एक चीज आप और ध्यान रखना, अगर जब अपन स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट में एक नोट आपको हमेशा ध्यान रखना है क्या कि आपके पास दो कोई भी वेक्टर गिवन हो, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है। अगर आप इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट करते हो तो चाहे आप ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, आपकी जो फाइनल जो क्वांटिटी आएगी उस क्वांटिटी की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है सर। क्योंकि जो आपकी फाइनल जो क्वांटिटी आती है उस क्वांटिटी के अंदर केवल और केवल आपका क्या आता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करो, चाहे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो। जैसे 3 आई कैप को आप अगर जैसे अपन मल्टीप्लाई करें, तो जैसे अब कोई भी एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे आई डॉट जे करो चाहे जे डॉट आई करो तो भी आपका कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है, काम आती है प्रॉपर्टी बहुत सारी जगह। इसके बाद अगर बात करें अपन वेक्टर प्रोडक्ट की, किसकी बात करें, वेक्टर प्रोडक्ट की, तो अपन वेक्टर प्रोडक्ट पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, नाम से आपके क्लियर हो रहा है कौन सा प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है। इसका मतलब जब कल स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था
तो स्केलर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिसमें आप जब प्रोडक्ट कर देते हो और जो फाइनल क्वांटिटी हमारे पास आती है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, तो आपका कौन सा प्रोडक्ट होता है? स्केलर। अगर अपन बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की, तो वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर जो हमारे पास फाइनल जो क्वांटिटी आएगी, फाइनल जो रिजल्ट हमारे पास जो आता है उसके अंदर क्या होगी? डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका अगर बात करें अपन वेक्टर ऑफ ए क्रॉस वेक्टर ऑफ बी, इसको अपन क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो अपन क्या लिख देंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहाँ पे क्या आएगा? साइन थीटा, और यहाँ पे आता है एन केप। ठीक है, ये बीच में क्रॉस है, इसलिए इस प्रोडक्ट को अपन क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलेंगे। और ये जो हमारे पास जो एन केप आता है, एन केप क्या होता है? ए व बी के तल के लंबवत इकाई सदिश। ए व बी के तल के लंबवत हमारा क्या होता है? इकाई सदिश। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ए एंड वेक्टर बी। जैसे अपन बात करें इसके अंदर अगर अपन डायरेक्शन की एन केप क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के तल के लंबवत आपका इकाई सदिश। ठीक है, इसके अंदर ध्यान रखनी है कि जैसे अपन वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, क्योंकि इसमें हमेशा दिशा की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? दिशा की। अभी समझ में आएगा आपके। जैसे हमारे पास अगर अपन बात करें दो वेक्टर है, एक आपका वेक्टर है वेक्टर ए और एक आपका वेक्टर है वेक्टर बी, और इसके बीच का जो एंगल है वो है आपका थीटा, और आपसे वो पूछे कि ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन बताओ क्या आएगी, तो अपन जब भी अपने को डायरेक्शन फाइंड आउट करनी रहती है, अपन ने राइट हैंड के हमेशा राइट हैंड का इस्तेमाल करना है। बच्चे जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं क्योंकि वो राइट हैंड से लिखते रहते हैं, तो सारे जो नियम हैं वो लेफ्ट हैंड से लगाने की कोशिश करते हैं। पर अपने को ध्यान रखना है, अपन जब भी रूल लगाएंगे हमेशा कौन से हैंड का यूज करेंगे? राइट हैंड का। अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ए क्रॉस बी करना है, तो हमारा अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को, ध्यान से सुनना मेरी बात को, राइट हैंड की जो फिंगर्स है उनको ए पे रखेंगे। ए से बी पे जाना है तो ए पे फिंगर्स को रखेंगे और बी की तरफ घुमाएंगे। अगर बी क्रॉस ए करना होता तो बी से बी पर फिंगर रखते और ए की तरफ घुमाते। तो अपन क्या करेंगे? ए क्रॉस बी करना है तो अपन ए पे फिंगर रखेंगे और बी की तरफ घुमा देंगे। तो जो थंब है आपका वो इस एन केप की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसकी रिप्रेजेंट करता है? एन केप। तो यहाँ पे जो आपकी जो डायरेक्शन आई, जो हमारे पास जो यहाँ पे जो आपकी डायरेक्शन है वो क्या आई? मान लो के केप आई। क्या आई? के केप। ठीक है, अगर अपन बी क्रॉस ए करने की कोशिश करें, ध्यान से देखना जरा, अगर अपन बी क्रॉस ए की बात करें, ठीक है, अगर अपन बी क्रॉस ए की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर अपन डायरेक्शन देखेंगे तो ध्यान से देखना जरा कि कौन सी डायरेक्शन आपकी आई? बी क्रॉस ए। तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कहाँ पे सेट करेंगे? बी पे, और किसकी तरफ घुमाएंगे? ए की तरफ। तो जो थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन को देगा? इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को देगा। तो अपन ने घुमाया, ठीक है, तो कहाँ आया? अंदर की ओर। अंदर की ओर का मतलब अगर बाहर की तरफ के केप है तो अंदर की तरफ क्या है? माइनस के केप। क्या है? माइनस के केप। तो ये भी यहाँ से सेटिस्फाइड हो जाता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है माइनस बी क्रॉस ए। अगर आप यहाँ पे के केप रखोगे, बाहर माइनस और एक और माइनस के केप आता है, तो आपका के केप के इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों चीज, ये आपको बहुत ही केयरफुली सुनना है, ये बहुत यूजफुल पॉइंट है आपका। ठीक है, जब भी अपने को डायरेक्शन निकालनी हो, अगर आपको ए क्रॉस बी करना है तो ए से बी की तरफ जाओगे तो अपने फिंगर्स को कहाँ सेट करेंगे? ए पर, और किसकी तरफ घुमा देंगे? बी की तरफ। और अगर हमें बी क्रॉस ए करना है तो अपने फिंगर्स को कहाँ रखेंगे? बी पे, और किसकी तरफ घुमा देंगे?
ए की तरफ ऑलवेज अपन राइट हैंड का यूज करेंगे, और जो हमारा थंब होगा वो हमारे यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपके पास निकल के आती है यहाँ से, ये आपकी ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए हो जाता है। ठीक है, अगर अपन इसका प्रोडक्ट करना सीखें कि सर इसका प्रोडक्ट होगा कैसे, तो अपन ध्यान से सुनेंगे जरा। आप वही दो वेक्टर लेते हैं अपन। पहला वेक्टर अपन क्या ले लेंगे? वेक्टर ऑफ ए1 आई केप, A2 जे केप और A3 के केप, और जो सेकंड आपका जो वेक्टर है वो ले लेंगे B1 आई केप, B2 जे केप और B3 के केप। ठीक है, जब अपन A क्रॉस B करना है तो अपन सबसे पहले A क्रॉस B इक्वल्स टू, 12th क्लास में जब जाओगे तो आप एक चैप्टर पढ़ते हो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स, उसको अपन इसी तरीके, इसको अपन जो मेथड जो अप्लाई करते हैं इसमें डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स मेथड अपन अप्लाई करेंगे और उसी से अपन इसको सोल्व करते हैं। उसमें एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी अपन सोल्व करते हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में तो उनमें साइन हमेशा अल्टरनेट चलते हैं। कैसे चलते हैं? अल्टरनेट, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है, उसको कॉलम ये रो हो जाती है आपकी, आपको पढ़ाएंगे आगे 12th के अंदर। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब आई केप के जो साथ में है, सबसे पहले अपन आई केप, फिर यहाँ पे जे केप और फिर यहाँ पे आपका के केप। अब आई केप का जो कोफिशिएंट है वो आई केप के नीचे, यहाँ पे आई केप का कोफिशिएंट क्या है? B1, तो B1। फिर ठीक है, जे केप का कोफिशिएंट A2, यहाँ पे जे केप का कोफिशिएंट B2, यहाँ पे के केप का आपका जो कोफिशिएंट है वो है A3, और यहाँ पे जो आपका के केप का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा? B3। अब इसको जब अपन सोल्व करने के लिए आएंगे तो ध्यान से सुनना आप इस बात को। वैसे आपके बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए जब 12th में आप आओगे। जब हम आई केप के लिए सोल्व करते हैं तो आई केप ये होते हैं आपकी रो और ये होता है आपका कॉलम। अब आई केप जिसके अंदर है, जिस रो और कॉलम में है, उस रो और कॉलम को अपने हाथों से छुपा लो। तो ये आपका आई केप और आपके जिस रो और कॉलम में आपने छुपा लिया तो आपको क्या दिख रहा है? A2 A3, B2 B3। आई केप जिस कॉलम को आप सोल्व कर रहे हो, जिस रो को आप सोल्व कर रहे हो, आई केप के लिए आई केप जिस रो और कॉलम में प्रेजेंट है उस रो और कॉलम को दोनों को छुपा लीजिए। एक बार देख लीजिए, आई केप इस तो रो में है और इस कॉलम में है, तो आई केप इस रो को छुपा लो और इस कॉलम को छुपा लो। आपके पास केवल और केवल क्या बचा? A2 A3 और B2 B3। तो अपन इसको सोल्व करने के लिए हैं तो अपन क्या लिखेंगे? यहां से आई केप अपन बाहर ले लेंगे, साइन हमेशा अल्टरनेट चलते हैं, तो यहाँ पे किसका साइन आएगा? प्लस का। अंदर आपके पास क्या आ जाएगा? A2 A3 B2 B3। अब यहाँ पे आपका साइन किसका है? माइनस का, तो अपन माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब जो जे केप आप जिस रो और कॉलम में है उस दोनों को छुपा लीजिए और बाकी बचे हुए को लिख दीजिए। तो ये यहाँ है और ये यहाँ है, तो क्या दिख रहा है? A1 A3 B1 और B3। तो अपन वहां पे क्या लिखेंगे? A1 A3 B1 B3 और लास्ट एंड फाइनल जो आपके पास आएगा के केप। ऐसे ही के केप को जब आप छुपा लोगे, A1 A2 B1 B2। ठीक है, साइन हमेशा अल्टरनेट चलते हैं, तो इसके आगे कौन सा साइन आ गया? आपका प्लस का। अब अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई अपन पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख देता हूं मैं, और फिर अपन सेकंड नंबर पे जो मल्टीप्लाई करेंगे वो इसको कर देंगे। सेम टू सेम केस, पहले ये होएगा
फिर ये हो जाएगा आपका, पहले ये हो जाएगा और फिर आपका ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखना जरा, आई के A2B3 माइनस B2A3 माइनस का J के A1B3 माइनस B1A3 और प्लस का K के A1B2 माइनस B1A2। यह आपका फाइनल A क्रॉस B का प्रोडक्ट आपके पास आपको मिलता है। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख भी रहा होगा कि जो आपका फाइनल जो आपका क्वांटिटी आपके पास निकल के जो आती है उसके अंदर आप क्या देख रहे हो कि उसके अंदर आई केप, जे केप और के केप हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं। आई केप, जे केप और के केप अगर आपके पास प्रेजेंट है तो आप क्या करोगे, इसको कौन सा प्रोडक्ट बोलेंगे, इसको अपन बोल देंगे वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोल देंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपका कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है और इस को हमेशा आपको फॉलो करना है। इसको आपको हमेशा फॉलो करना है। जब भी आप आई क्रॉस जे करोगे, आई क्रॉस जे करोगे तो हमारा हमेशा के पाएगा। ठीक है, जब आप जे क्रॉस के करोगे तो हमारा हमेशा आई के पाएगा, और जब हम के क्रॉस आई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जे के पाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था जो आपका ये प्रोडक्ट होता है उसमें आपका क्या मैटर करता है, सीक्वेंस मैटर करता है। अगर आप सीक्वेंस को आगे पीछे करोगे तो आपकी वैल्यू भी साइन से बदल जाती है। तो जे क्रॉस अगर आपने आई लिखा तो जे क्रॉस आई माइनस के केप हो जाएगा। के क्रॉस जो जे है वो माइनस आई केप हो जाएगा, और आई क्रॉस जो के है आपका, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, माइनस जे। तो इसमें आपका सीक्वेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, आई जे के, आई को जे से के, जे को के से आई, के आई इंटू जे। अगर इसको आप जस्ट अपोजिट कर दोगे क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज करते ही आपके सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। बाकी नेक्स्ट टाइम अपन पढ़ते हैं। थैंक यू।